हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। के ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म्स एन एक्शन। मीन्स कि जब भी आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो भी आप सिंबल यूज करते हैं उसी सिंबल को बोला गया है ऑपरेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको ऐसे समझिएगा कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखी या कोई ऑपरेशन लिखा, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे 5+6। ठीक है, तो 5+6 आप बोलेंगे 11 हो गया। ठीक है, बट ये जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है ये किसके बेस पे किया है? ये इस सिंबल के बेस पे किया। तो ये जो सिंबल है हमारा, यही सिंबल कहलाता है आपका ऑपरेटर। क्या कहलाता है? ऑपरेटर। तो कोई भी एक्शन जब आप परफॉर्म करते हैं, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे 4-2, तो ये जो सिंबल हमने बीच में यूज किया है ना, यही आपका ऑपरेटर कहलाता है। क्लियर? तो इसमें आपको बेसिक दो वर्ड्स याद रखने हैं। पहला, कि जो आपने नंबर्स यूज किए हैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, इनको आप बोलेंगे ऑपरेंड्स। क्या बोलेंगे? ऑपरेंड्स। ठीक है। और इसके लिए जो सिंबल यूज किया है ये कहा जाएगा आपका ऑपरेटर। ये आपका ऑपरेटर हो गया। और ऑपरेटर के साथ जो नंबर यूज किए हैं उनको हम लोग ऑपरेंड से बोलते हैं। ठीक है। और इस कंप्लीट स्टेटमेंट को आप एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। ये आपका एक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है। एंड या फिर आप इसे बोल सकते हैं ऑपरेशन। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को ना। अभी हम लोग ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के पास कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको सिंपली आंसर देना है कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं ध्यान देखिएगा। कि पहला इसमें आता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। पहले क्या आएगा इसमें आपका? अरिथमेटिक ऑपरेटर। सेकंड इसमें आता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर्स, या इसे आप बोलेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। थर्ड, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स। और लास्ट में आपका है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। अगेन एक बार रिपीट कर लीजिए। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स, फोर्थ बिटवाइज ऑपरेटर्स, एंड फिफ्थ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। क्लियर? अभी क्या करेंगे हम लोग, इन सभी ऑपरेटर्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे। ठीक है। तो हम लोग नीचे आते हैं हल्का सा, एंड स्टार्ट करेंगे हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर से। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या कहता है? कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हो गए आपके? बेसिक ऑपरेशन जैसे आपको प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए आप इस सिंबल का यूज करेंगे। इसको हम लोग एडिशन बोलते हैं। ठीक है। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वैसे तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है आपका ये। ठीक है। आई नो कि ये चीज आपको सभी को पता होंगे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या है। बट आपको इतना सीखना है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सेम ऑपरेशन। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको क्रॉस नहीं, यहाँ पे स्टार यूज करना होता है। डिवीजन के लिए स्लैश लगाना होता है। ठीक है। और इसी में एक आता है आपका मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या कहता है? कि मॉडुलस ऑपरेटर टू गेट रिमाइंडर इन इंटीजर डिवीजन। ठीक है। इसको आप थोड़ा समझ लीजिए कि रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि जैसे आपने किसी नंबर को डिवाइड किया। अब मैं यहाँ पे 3 को डिवाइड करा रहा हूँ 17 से। ठीक है। तो कैसे करोगे आप? 5 जा 15। ठीक है। आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब इस 2 को तो डिवाइड नहीं कर सकते आप कंप्लीटली। ठीक है। तो जो लास्ट में रिमाइंडर बच जाता है ना 2, ये किसकी बेस पे आता है? इस मॉडुलस ऑपरेटर की बेस पे। अगर आपको रिमाइंडर चाहिए डिवीजन करने के बाद तो आप यूज करेंगे इस मॉडुलस ऑपरेटर का। क्लियर? तो कैसे लिखेंगे इसको? कि जैसे लिखा मैंने 17 मॉडुलस और 3, तो रिमाइंडर कितना है आपका? 2। आंसर कितना हो जाएगा इसका? 2 आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो जब भी हमको रिमाइंडर चाहिए होता है
तो हम लोग मॉडुलस यूज करते हैं। और कंप्लीट डिवीजन चाहिए तो आप डिवीजन करेंगे। जैसे मैं 2 की डिवाइड करा रहा हूँ 5 से, तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। फिर पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लेंगे, 2 5 जा 10, तो कंप्लीट डिवाइड आ गया। तो कंप्लीट डिवाइड क्या आया? 2.5, तो 2.5 किस केस में आएगा? इससे डिवीजन के केस में आएगा। क्लियर? सो स्लैश जो होता है वो कंप्लीट डिवाइड करता है, मॉडुलस आपको रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर कैसे देगा वो मैंने बता दिया आपको। उम्मीद करता हूँ कि ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। इसके बाद हमारे दो ऑपरेटर्स और हैं, एक आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, सेकंड आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम लोग प्लस प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम लोग माइनस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, या हाइफन भी आप कह सकते हैं। सो ये काम कैसे करते हैं ये आप समझ लीजिए। इंक्रीमेंट का मतलब होता है +1, डिक्रीमेंट का मतलब होता है -1। ठीक है? अब आपने एक वेरिएबल बनाया, आपने एक वेरिएबल बनाया एक्स नाम से, इसकी वैल्यू रखी कितनी आपने? 10 लिखी। ठीक है? फिर आपने यहां पे कर दिया एक्स प्लस प्लस, और उसके बाद फिर आपने प्रिंट करा लिया किसको? एक्स को आपने प्रिंट करा लिया कंसोल डॉट लॉग से, समझ लीजिए। ठीक है? तो होगा क्या कि एक्स की वैल्यू 10 है, फिर आपने यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया, तो इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट मतलब 1 प्लस हो गया, तो इसकी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? एक्स की वैल्यू हो जाएगी 11। ठीक है? तो जब आप प्रिंट कराएंगे इसको, तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 11 प्रिंट होगी। ठीक है? तो जब भी हमको एक इंक्रीमेंट करना होता है तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं, जब हमको 1 माइनस करना होता है तो डिक्रीमेंट को यूज कर लेते हैं। बट इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इंक्रीमेंट में हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या क्या होता है? एक प्री इंक्रीमेंट और एक होता है हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ठीक है? अदरवाइज थोड़ा सा डाउट बना रहेगा आपके पास। सो प्री इंक्रीमेंट ये कहता है कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले उसमें आप एक ऐड कर दो। पोस्ट का कहता है कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आप उसमें एक ऐड करो। समझ रहे हो? अब जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी थी, ठीक है, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है? जैसे अब ध्यान रखना आप लोग। अब हमने क्या करा कि यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया पहले ही। तो ये लाइन रन होने से पहले, बिफोर एग्जीक्यूट, बिफोर एग्जीक्यूट एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी होगी। ठीक है? तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 11 हो जाएगी ना। इसके बाद अगर आपने कर दिया एक्स प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा आफ्टर एग्जीक्यूशन, एक्स की वैल्यू एग्जीक्यूट होने के बाद उसमें इंक्रीमेंट किया जाएगा। समझ रहे हो? अगर आप यहीं पे एक्स की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, मतलब कि 10 प्रिंट होगा। और अगर आपने इसको स्टेटमेंट के बाद प्रिंट कराएंगे तो ये 11 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 1 ऐड ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है? ये चलो हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेंगे तो ये कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो, इसको हम लोग कट करते हैं और चलते हैं VS कोड में। और पहले जो अर्थमेटिक ऑपरेशन का जो कंसेप्ट था वो हम लोग देख लेते हैं। सो हम लोग यहाँ पे एक नया चैप्टर बनाने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4। एक फाइल बनाएंगे हम लोग इसमें index.html। ठीक है? सो इसमें हम लोग बेसिक कोड, या फिर ऐसा करते हैं, देखो सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। जावास्क्रिप्ट भी सीख रहे हैं हम लोग, अभी हमको HTML की जरूरत है नहीं। तो मैं यहीं पे एक फाइल बना रहा हूँ अपनी index.js नाम से। ठीक है? यहाँ पे हम लोग अपना जेएस का कोड लिखेंगे और यहीं पे हम लोग रन कर लेंगे। तो जावास्क्रिप्ट अगर आपको बैकएंड में ही रन करनी है, मतलब मशीन पे ही रन करनी है, आप नहीं चाहते कि मैं ब्राउजर पे रन करूं, तो उसके लिए आपकी मशीन पे नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है? तो नोड जेएस इंस्टॉल कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आप यहीं पे अपना जावास्क्रिप्ट कोड रन कर सकते हैं, नो डाउट। तो यहाँ से मैं यूज कर लूंगा अपना कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है? CD, चैप्टर नाम कितना बना? 3, CLS। 3 है 4 है? सॉरी 4 है चैप्टर का नाम, तो मैं CD चैप्टर नंबर 4। सो अगर हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में जैसे लिखा है, एक मैंने वैल्यू बनाया वेर एक्स असाइन 10, फिर एक बनाया वेरिएबल वाई असाइन 5।
ध्यान से देखिएगा आप। तो कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या करा रहा हूँ, एडिशन करा रहा हूँ। एडिशन के लिए क्या यूज करूंगा मैं, एक्स प्लस का सिंबल यूज करूंगा भाई। चलो इसको रन करें आप एक बार, कैसे करेंगे रन, नोड लिखना है और अपनी फाइल का नाम इंडेक्स डॉट जेएस लिख के एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहीं पे आपका आउटपुट मिल जाएगा। तो ब्राउजर पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अभी हमको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडिशन। ठीक है भाई, तो एडिशन करना होगा कभी भी हमको तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो जैसे माइनस करना है मुझे, तो लिखूंगा एक्स माइनस वाई। ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, ये माइनस हो गया। इसके बाद अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको यहाँ पे स्टार यूज करना है। रियलाइज करते हैं, रन करते हैं, ये हो जाएगा आपका देखो 50। इसके बाद अगर आपको डिवीजन करना है तो डिवीजन के लिए आपको स्लैश यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये करेगा कंप्लीट डिवीजन करेगा। ठीक है, कितना आएगा, 2 आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे 5 को, मतलब एक्स की वैल्यू 5 हो गई और वाई की वैल्यू 2 हो गई, तो उस केस में क्या करेगा ये, 2.5, मतलब कि कंप्लीट डिवाइड करेगा ये। ठीक है, पॉइंट में आपको आंसर देगा। इसी तरीके से अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर के लिए आपको यूज करना पड़ेगा मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, तो ये बताया था मैंने आपको कि अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो रिमाइंडर जो आएगा 1 वही इसका आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। फिर हमने इसमें देखा था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, +1 करता है। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर, अब ध्यान से देखिएगा आप, कंसोल डॉट लॉग में मैं एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा रहा हूँ। ये कौन सा इंक्रीमेंट है हमारा, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो एक्स की वैल्यू, जो प्रीवियस वैल्यू होगी एक्स की, जो कि है अभी कितनी, 5, तो यहाँ पे 5 आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, बट इसके बाद अगेन अगर आप एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो उसने एक कर दी होगी वैल्यू ऐड, मतलब 1 ऐड कर दिया होगा उसमें, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अब आपकी 6 हो चुकी होगी। समझ लो, ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, कि कैसे आप बाद में वैल्यू ऐड करेंगे आफ्टर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। अगर यही हम लोग प्लस प्लस पहले लगा देते, प्लस प्लस पहले लगा देते तो ये हो जाता है प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, तो मैं इसको रन करने वाला हूँ। अब आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में भी 6 आएगा, मतलब इस एक्स को प्रिंट कराने से पहले ही उसमें 1 ऐड कर दिया गया पहले से। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका प्री इंक्रीमेंट। ये आपको समझना है कि प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है। जैसे ही हमने प्लस के लिए किया है, सेम वैसे ही आप माइनस के लिए कर सकते हैं। ये बेसिक टास्क आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सही तरीके से कर लीजिएगा ताकि ये टॉपिक्स आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। इस तरीके से पढ़िएगा ना। अगेन डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं हम लोग, और जो नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर का नाम है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या कहते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए कि जब भी हमको दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना होता है, ठीक है, व्हेन वी हैव टू कंपेयर टू वैल्यूज, इन दैट केस वी हैव टू यूज रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो दो वैल्यू को कंपेयर कराने के लिए हम जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब कंपेयर के बाद क्या कर दी, जैसे मान के चलो हमारे पास दो वैल्यू है यहाँ पे। एक वैल्यू हमारे पास है 5, दूसरी वैल्यू है 3। अब मैंने कहा इसे बताओ भाई दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो बड़ी वैल्यू आप क्या बताओगे, 5 बड़ी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, यस 5 बड़ी है। 5 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से। ठीक है, यस। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो हमेशा दो वैल्यू को कंपेयर करने में हेल्प करते हैं। और सेकंड चीज आपको याद ये रखनी है कि ये हमेशा बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न कराते हैं। बूलियन मतलब या तो ट्रू या फिर फॉल्स, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, तो मैंने कहा क्या 5 3 से बड़ा है, आप कहेंगे यस, यस मीन्स ट्रू। मैंने कहा क्या 10 छोटा है,
7 से, आप कहेंगे नो, नो मीन्स फॉल्स। ठीक है। तो इस तरह के ऑपरेशंस अगर आपको परफॉर्म कराने हैं या वैल्यूज को आपस में कंपेयर कराना है, तो आप यूज करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये तो पता लग गया कि एक्चुअली में इन्हें हम यूज कहाँ करते हैं, बट होते कौन कौन से हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, वो हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास एक हो गया आपका लेस देन, सेकंड ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है। तो ये कुछ हमारे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है। तो काम कैसे करते हैं वो हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है। तो चलते हैं अपने VS कोड पे और इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर देखे थे, इसी को मैं, इन्हीं सेम वेरिएबल्स को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और कमेंट कर दे रहा हूँ, ताकि हम लोग यहाँ पे हम देख पाएंगे क्या, रिलेशन ऑपरेटर्स। ठीक है, ये वेरिएबल्स हो गए। अब यहाँ पे मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग में मैंने कंडीशन लगाई कि एक्स जो है हमारा वो ग्रेटर देन है वाई से। क्या बात ठीक है ये? आप बोलेंगे यस। ठीक है भाई। इसके बाद फिर इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर मैंने कहा क्या एक्स की वैल्यू लेस देन है वाई से? आप कहेंगे नो, नो मीन्स फॉल्स। ठीक है। इसके बाद फिर मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग में क्या एक्स की वैल्यू इक्वल है वाई के? आप क्या बोलेंगे? नहीं है। चलो अगर मैं यहाँ पे इक्वल कर भी देता हूँ, जैसे एक्स की वैल्यू वो 2 हो जाती है, वाई की वैल्यू वो 2 हो जाती है, तो उस केस में क्या आंसर आएगा? ट्रू आंसर आएगा। परफेक्ट, नो डाउट। इसी में फिर एक आता है कंसोल डॉट लॉग में ही, मतलब ऑपरेटर्स में ही, कि एक्स ट्रिपल इक्वल टू वाई, है ना एक, ये भी क्या करता है, कंपेयर करता है वैल्यू को और ट्रू देगा। पर क्वेश्चन ये बनेगा कि डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल में क्या डिफरेंस है? दोनों ही क्या देंगे अभी आंसर, ये ट्रू देंगे। ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे यह आती है कि अगर मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, इसका जो डेटा टाइप है वो क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, और इसका जो डेटा टाइप है क्या हो जाएगा, इसका जो डेटा टाइप है वो हो जाएगा स्ट्रिंग। ठीक है। देन आप कंपेयर करा रहे हैं, एक डबल इक्वल से करा रहे हैं और एक ट्रिपल इक्वल से करा रहे हैं, तो इस केस में क्या आंसर आएगा वो आप देखिएगा ध्यान से। जो पहले वाले में आ रहा है ट्रू, मतलब डबल इक्वल में आ रहा है ट्रू, एंड ट्रिपल इक्वल में आ रहा है फॉल्स। ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल। तो आपको सिंपली एक लाइन में इसका आंसर देना है कि डबल इक्वल कंपेयर्स ओनली वैल्यू, नॉट डेटा टाइप्स, एंड ट्रिपल इक्वल कंपेयर्स वैल्यूज एज वेल एज देयर डेटा टाइप्स। ठीक है। तो डबल इक्वल से वैल्यू कंपेयर कराता है, जैसे 2 यहाँ भी है 2 वहां भी है, तो दोनों की वैल्यू ट्रू है, मतलब बराबर है। ट्रिपल इक्वल में क्या करता है कि वैल्यू तो चेक करता ही चलता है, साथ के साथ वो उनका डेटा टाइप भी चेक करता है। तो जैसे ऊपर वाले का नंबर है, नीचे का स्ट्रिंग है, तो अलग अलग होगा डेटा टाइप, उस केस में क्या देगा ये, अनइक्वल बताएगा, और अनइक्वल के केस में ये हो जाएगा फॉल्स। सिंपल। सो डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल में जो डिफरेंस था वो आपको पता लग गया। ठीक है। बाकी के ऑपरेटर सिंपल ही हैं, आपको पता ही है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक बता दे रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग में, कि एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू या तो y से छोटी होनी चाहिए या y के बराबर होनी चाहिए। दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। तो हमारे केस में अभी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, ठीक है, और इक्वल छोटी तो नहीं है बट बराबर है, इस केस में क्या आंसर आना चाहिए, ट्रू आंसर आना चाहिए। आंसर क्या आएगा, ट्रू। फिर आप बोलेंगे ये तो स्ट्रिंग है, तो ये इक्वल है, ये वाला इक्वल एक तरीके से मान के चलिए कि जो सिर्फ वैल्यू कंपेयर करता है, टाइप चेक नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पर ट्रू आंसर आ रहा है आपका। ठीक है। तो फॉर ज्यादा क्वेश्चन मार्क ना बने, इसीलिए इसको क्या कर दो आप, नंबर ही रहने दो।
सो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स, कैसे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अभी हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट डेटा टाइप पे, सॉरी नेक्स्ट ऑपरेटर पे। तो जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं एंड एक्चुअली में इनका यूज क्या है और कहाँ पे यूज करने चाहिए, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। सो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम दो या दो से कंपैरिजन ऑपरेटर्स को या रिलेशनल ऑपरेटर्स को एक साथ यूज करना चाहते हैं, उस केस में हम यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, कि वेन एवर वी यूज मोर देन टू रिलेशनल ऑपरेटर्स एट द सेम टाइम, इन दैट केस वी हैव टू यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्लियर? तो जब भी हम दो या दो से ज्यादा कंपैरिजन ऑपरेटर्स को या रिलेशनल ऑपरेटर्स को एक साथ यूज करना चाहते हैं, उस केस में यूज करेंगे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये तो पता लग गया कि एक्चुअली मैंने यूज कब करेंगे। अब होते कितने टाइप के हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। पहला होता है लॉजिकल एंड, सेकंड होता है लॉजिकल और, एंड थर्ड होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक है, इससे क्या बोलेंगे आप, लॉजिकल एंड। तो लॉजिकल एंड को हम लोग इससे रिपेयर करेंगे एम्परसेंड से। ये हो गया लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट, एक्सक्लेमेशन सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। परफेक्ट। बट इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे काम करते हैं ये ऑपरेटर्स, इसको समझना जरूरी है। तो पहले तो मैं आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं इसका सिंपल सा एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू। क्या कहता है कि ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू। अगर सारी कंडीशन ट्रू हैं तब तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। लॉजिकल और क्या कहता है, लॉजिकल और का सिर्फ एक ही बेसिक सी स्टेटमेंट है, एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू। एनी वन कंडीशन, अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दो कंडीशन लगाई मैंने, एक कंडीशन ये हो गई, एंड लगा दिया आपने, और एक कंडीशन ये हो गई फिर एंड लगा दिया आपने, एक कंडीशन, तीन कंडीशन लगा दी। पहली कंडीशन आपकी ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी आपकी ट्रू है, थर्ड वाली कंडीशन में आपने फॉल्स कर दिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसके केस में सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। लॉजिकल और के केस में क्या होता है कि आपने अगेन यहाँ पे तीन कंडीशन लगाई, मतलब तीन कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया आपने, कि पहले की कंडीशन आपने फॉल्स कर दी, नो प्रॉब्लम, सेकंड की कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, नो प्रॉब्लम, थर्ड की कंडीशन अगर आपने ट्रू कर दी तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि और के केस में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपका पूरा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक, ये आपने समझ लिया, तो आपका जो कंसेप्ट है लॉजिकल ऑपरेटर का वो यहीं पर फिनिश हो जाता है। ठीक है, सो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं एक बार, ताकि जो कंसेप्ट है और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब जैसे हम लोग इधर ही आते हैं कंसोल डॉट लॉग में, मैंने एक कंडीशन लगाई, फिर यहाँ पे और यूज किया मैंने, फिर एंड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तीन कंडीशन लगा रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे सो पहली कंडीशन को रखा मैंने ट्रू, दूसरी कंडीशन क्या रखी हमने यहाँ पे, ट्रू, और एक कंडीशन कर दी मैंने यहाँ पे फॉल्स। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो फॉल्स होगा, क्योंकि एक कंडीशन, सारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए इसमें। अगर हम लोग इस कंडीशन को भी क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। परफेक्ट। बट अगर हम लोग और के केस में बात करें, तो और कहता है, और के केस में आपको लगाना है पाइपलाइन, एंड एक भी अगर आपने फॉल्स करी, मतलब एक भी कंडीशन ट्रू होगी आपकी, बाकी सारी भी फॉल्स होगी, फर्क नहीं पड़ता, तभी आपका आंसर ट्रू ही आने वाला है। अब यहाँ जो मैंने ट्रू और फॉल्स लिखा है इसकी जगह पे आप कोई भी वेरिएबल्स की वैल्यू कंपेयर करा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे कि 10 > 5 होना चाहिए, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, फिर मैंने कह दिया 3 जो है वो ग्रेटर देन है -1 से। ठीक, इस तरीके से कोई भी कंपेयर वैल्यू आप करा सकते हो।
देन उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा बुलियन टाइप का ही होगा, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, लॉजिकल एंड का और लॉजिकल और का। फिर लास्ट बचता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, जो देखा ही नहीं हमने अभी। लॉजिकल नॉट का एक ही सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो उसको वो फॉल्स कर देगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो उसको ट्रू कर देगा। ये वॉइस वर्सा काम करता है। कैसे, ये दिखाता हूँ पहले मैं आपको, यहाँ पे आओ, इसको मैं कमेंट करता हूँ पहले। कंसोल डॉट लॉग में एक मैंने कंडीशन ट्रू है, ठीक है, आपको तो पता है ये कंडीशन ट्रू है, तो इसका जो आंसर आएगा वो ट्रू आने वाला है। ठीक है, बट इसके आगे अगर आपने एक्सक्लेमेशन सिंबल लगा दिया तो क्या करेगा, ये ट्रू को भी फॉल्स बना देगा, ये ट्रू को भी फॉल्स बना देगा, मतलब उसका जो रिजल्ट है वो वही रिवर्स कर देगा। ये है हमारा नॉट ऑपरेटर। उम्मीद करता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है ये भी पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर्स है वो भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये होते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं एक तरीके से। ठीक है, सो ये जनरली यूज तो नहीं करते हैं, जब हम कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहां पे यूज करना करना होता है इसको, तो आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कौन कौन से हमारे ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे शिफ्ट द बिट टू लेफ्ट, मतलब 2 डिजिट्स लेफ्ट। एक्चुअली में ये करता है क्या है, मैं बेसिक आइडिया को देता हूँ कि जब भी कोई आप नंबर को बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे, जैसे मैं यहाँ से दिखाता हूँ। आपने एक वेरिएबल बनाया, लेट वाई असाइन 10 कर दिया, चलो ठीक है। देन आपने कंसोल डॉट लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग एंड वाई बिटवाइज 2 कर दिया, चलो। अच्छा, वाई ऑलरेडी डिक्लेयर है, इसको मैं जार करता हूँ अगर, कितना आंसर आ रहा है इसका, 2 आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ बिटवाइज 5, इसका आंसर आ रहा है 0। अभी कैसे हो रहा है, ठीक है, तो इसका एक बेसिक सा फंडा ये है कि जो भी आपकी डिजिट्स होगी, जो भी आपकी डिजिट्स होगी उसको पहले ये बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। जैसे 10 है, इसको 10 को किया जाएगा बाइनरी में कन्वर्ट। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद फिर इसकी 5 डिजिट को शिफ्ट कर दिया जाएगा राइट साइड, राइट शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद जो भी रिमेनिंग डिजिट्स बनेगी उनको अगेन डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आपको रिजल्ट दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये इतना यूजफुल नहीं है एज ए डेवलपमेंट पर्पस। ठीक है, इनिशियली लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिंपली इसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, और भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगी जब आप बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेट एप्लीकेशन बनाएंगे तो वहाँ पे इसको अलग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या मैं ही अलग से बता दूंगा, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होने वाला है। वो ये पता होना चाहिए कि ये शिफ्ट बिट लेफ्ट, शिफ्ट द बिट टू राइट, बिटवाइज इन्वर्जन वंस कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज लॉजिकल एंड। ठीक है, ये बिटवाइज लॉजिकल और एंड बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है गेटिंग यूजर, गेटिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। सो ये हम लोग देखेंगे आप नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो गई है। ठीक है, सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, बिना आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।